इन्होंने आंखें बंद करके जो कागज इनके सामने रखा गया उस पर दस्तखत कर दिए। और हमने उस वक्त कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि आने वाले सालों में इसका नतीजा बदतरीन महंगाई की सूरत में निकलेगा और हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत 2017 में एक जाली मुकदमे में को सजा दी गई। इक़्तिदार नवाज शरीफ से नहीं छीना गया, बल्कि आपका और आपके बच्चों की तरक्की और खुशहाली का सफर, उससे आपको महरूम किया गया। बालों को ज्यादा कायल नहीं हो। आज जरूरत इस बात की है कि मियां नवाज के साथ जो इंसाफी हुई है उसको दूर करें, उसको खत्म करें। नई पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज जरूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा? ये मेरा फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। साइफर केस की स्पीड में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब से जो कुछ पूछा जा रहा है, इमरान खान साहब से जो कुछ पूछा जा रहा है, जो जज साहब का रवैया है, जो वकला का रवैया है, जो कुछ अदालतों के अंदर हो रहा है, वो सब कुछ अब आपने देखा। अब सवाल यह है कि अगर इस केस का फैसला अक्टूबर के महीने के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि अक्टूबर का महीना इमरान खान साहब के लिए क्रिटिकल होगा और इसी महीने में अगर साइफर केस का फैसला हो जाता है तो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और कुछ अरसे बाद शायद परवेज इलाही साहब भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर पीटीआई एक हेडलेस पार्टी होगी जिसके अंदर क़यादत का बहुत बड़ा बहरान होगा। और अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी और मकबूल पार्टी अगर इस तरह हेडलेस हो जाती है तो अगले इलेक्शन में पीटीआई कहां स्टैंड करेगी और अगर वो इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो आज से ही सब लोग ये सवाल करना शुरू हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है हम इस पे आज के प्रोग्राम में डेफिनेटली बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अब सवाल यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस किस को नहीं मिल रही और कौन है जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को खा रहा है, यह भी आज का सवाल होगा जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अब तो आ ही रहे हैं, उनकी सीट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 21 अक्टूबर को जब वो आएंगे तो पाकिस्तान में कौन सा नैरेटिव, कौन सा बयानिया लेंगे, ये भी हम आज में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए कि सर अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है साइफर केस में तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाएगी और अगर ये इलेक्शन से बाहर हो गई तो जो इलेक्शन होंगे क्रेडिबिलिटी क्या होगी फिर उसकी? पहले तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी डिस्कस इन सम पॉलिटिकल इशू। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। और काफी अर्सा हो गया आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, मगर चलो आज नहीं, जब आपको बताया तो मेरे पास वेलकम, चलो इस बहाने से बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सियासत है और हमने भी सियासत के रुख देखे हैं, 70 से देखते आते हैं और जिंदा है। 55 साल हो गए, कभी 17 सीट लेके जिंदा है, कभी 45 सीट लेके जिंदा है। ठीक, अब अगर सिलेक्शन को निशा साहब बोलिए, शाह साहब लीडर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसकी पार्टी है, हम लोग उसको इजी न लें कि वो खुश नहीं होंगे। इसलिए हमें अगर सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है तो एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा। अगर ये बात आ जाए कि मियां साहब आ जाएगा और मेला लूट लेगा, ऐसी बात नहीं है। मियां साहब जो भी नैरेटिव ले आए वो उनका नैरेटिव होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो, मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का रोल अदा करे और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फॉलो करे, ताकि उनको डिक्टेट करे। ये हमारा नैरेटिव है। तो इस एक्शन से इलेक्शन और जमहूरियत, पार्लियामेंट, ठीक।
अच्छा शाह साहब, देखिए सारी चीजों से हटके आप खुद क्योंकि जेल के अंदर रहे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा है, आपकी पूरी पार्टी ने गुजारा है, इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है आप ये समझते हैं जस्टिफाइड है और इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को इतना रगड़ा लगना चाहिए था जितना लग रहा है, और अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता तो फिर इलेक्शन ठीक हो जाएंगे? वो साइफर का तो अपनी जगह पे केस है। जावेद, आपकी उम्र अभी तकरीबन 58-59 तो पक्की होगी, मगर इस उम्र में कभी आपको पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? जुल्फकार अली भुट्टो फांसी के पन्ने पे चढ़ गया, मगर अदालतें आज भी मान रही है कि हमने उसका कत्ल, ये एक हो रहा है। ठीक। दूसरा ये कि हमने किसी अदारे को नहीं जलाया, ठीक, जबकि हमने किसी अदारे को सपोर्ट की थी। 90,000 को ले आए थे और 5,000 के बाद जमीन भी ले आए। आज तक सिर और लेबनान गोलान पहाड़ियों को लेने से कुछ करने के बाद भी हमने बड़े सब्र से काम दिया कि जम्मू एक इंतखाब है। ये कह देना कि जो हो रहा है, जो उसने मुल्क के साथ किया है, मुल्क के एक अदारे के साथ किया है, ये एक सियासतदान और वो आदमी जो उनके कंधे पे चढ़ के आए, बड़ा कंधे नहीं बोल, जो उनके कंधे पे चढ़ के, तो उनको कहता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बेहतर। और हमारा एक पेज, ये 1 पेज स्टोरी कहां से शुरू हुई है? पहले 1 पेज कभी नहीं होता था। आप सारी चीजों का इल्म है कि इस शख्स ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टोरी को डिस्ट्रॉय किया, और जब खुद फंसा है तो अब सीख रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। और भाई ये जुल्म तो तुम लोगों ने पार्टी के साथ किया, मिलने के लिए तैयार नहीं थे, भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे। हम देख रहे थे मुल्क रहा है, हम देख रहे थे मस्जिद डूबती है, हम देख रहे थे बेरोजगारी हो रही है, हम देख रहे थे कि यहाँ से तबाही होगी, तो उसको बदल दिया। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बार बार आपकी तरफ से एतराज किया जाता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बिलावल भुट्टो साहब बहुत कहते हैं, तो आपका ख्याल ये है कि ये जो लेवल है ये बेसिकली नून लीग को दिया जा रहा है और आपको महरूम रखा जा रहा है इसमें, तो नून लीग को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? फिर देखें, जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग बैठे हैं, मैं इस वक्त उम्र के इस तकाजे में हूं कि सच बोलना चाहिए। वो जुल्म कर रहा है, फिर ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, ये हम 80s में चले जाएंगे, 18 महीने, 30 महीने, 36 महीने, और फिर माशाल्लाह उसमें चले जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ को कहता हूं मैं कि ऐसी गेम आपकी पार्टी न खेले जिससे आपको शर्मिंदगी हो। आपके साथ जो कुछ हुआ 2014 में, वो आप लोगों ने खुद देखा कि क्या हुआ। उस वक्त की अपोजिशन मैच्योर अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ अपोजिशन बड़ा अपोजिशन होती, तो वो आपको खड्डे में धक्का दे देती। तो उस वक्त की अपोजिशन उस वक्त की पार्लियामेंट में आपको उठा के फिर वापस लाए और जमहूरियत की फतेह का जश्न मनाया। अगर आज आप इस किस्म की, और जावेद में आपको ओथ में कह रहा हूं कि 7 बंदे आज भी मुस्लिम लीग के, ठीक है ये बात सही है कि उनके एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, मगर ये लोग मुस्लिम लीग की केयर जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें ये लोग शामिल थे, हमारे साथ बैठते थे। आज भी वो बहुत अहम पोजीशन पे है, एस्टेब्लिशमेंट की मिनिस्ट्री भी उनके पास है, प्लानिंग की भी उनके पास है, कम्युनिकेशन भी उनके पास है, उनके पास प्राइवेट हाउस भी उनके पास है, और इसके साथ ही बहुत सी अभी नया नया प्राइवेटाइजेशन मुल्क को नीलाम करो, जो काम उनका नहीं है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो भी उनको दो। वो जब बैठे होंगे तो किस मुंह से मियां नवाज शरीफ या शहबाज ये कहेगा, या उनके जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, जस्ट लाइक ख्वाजा आसिफ, जस्ट लाइक शाहिद खाकान, जस्ट लाइक अपना हयात सादिक, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, ऐसे अच्छे पॉलिटिशियन ये कभी सपोर्ट नहीं करेंगे
आज भी मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि अंदर वो कहते होंगे कि इन 7 आदमी को निकालो, फिर हमारे पास बयानिया नहीं बनेगा, क्योंकि वो हुकूमत में बैठे, अब जो कुछ करना है, बदला लेना है, ले लो। तो ये मियां साहब को आने से पहले, अगर वो आते हैं तो ये पहले इनको निकलवा के लेवल फील करा के आ जाए, और फिर अगर कुछ होता है तो कह सकेगा कि 5 पंचर लगे या 10 पंचर लगे हैं। अगर पंचर लग गए तो फिर कैसे पंचरों को सिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इस पंचर में लगाने में खैबर पख्तूनख्वा का खटक भी है, तो जहांगीर तरीन भी है, चलो पीपुल्स पार्टी बेचारी नहीं है, तो ये किस मुंह से कहेंगे कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा। ये फरमाइएगा जी, ये फरमाइएगा, आप निगरान हुकूमत को वाकई नून लीग की बी टीम समझते हैं? आप समझते हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? आखिरी सवाल है आपसे। जावेद भाई, जाति मत करो, एक टीम है निगरान हुकूमत, मुस्लिम लीग इस वक्त बी टीम, क्योंकि कुछ बंदे हैं, एक टीम बड़ी होती है। मैं चाहूंगा कि इस्लामाबाद जब आप तशरीफ लाएं तो मुझे जरूर दीजिएगा, फिर आपको स्टूडियो में तकलीफ देंगे या मैं आपके पास आऊंगा इंशाल्लाह ताला। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान है और आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। अशतर साफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल है। मुस्तफा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अब इमरान खान साहब के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि इसी महीने में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए और जो कुछ अदालतों के अंदर हो रहा है सब कुछ आपके सामने। साइफर का केस तो मेरा ख्याल बड़ी स्पीड से अब चलना शुरू हो गया। तो अब अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाता है, इलेक्शन हो जाता है, तो क्रेडिबिलिटी होगी कोई उसकी? चौधरी साहब, मेरे ख्याल में ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के पास है कि वो किस सियासी लीडर को डिस्क्वालीफाई करते हैं अपने वोट के जरिए या नहीं करते। हमने माजी में इस तरह के बहुत से तजर्बे देखे हैं। 2018 का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर हुआ, वो आज भी डिस्क्वालीफाइड हैं, और भी बहुत से सियासतदान जो पिछले दौर में डिस्क्वालीफाई किए गए, 4-5 नाम और भी हैं। क्या निकला, क्या फायदा हुआ? हर दौर में बात होती है -1 की, ठीक, कि जो शख्स आपको काबिल कबूल नहीं रहता उसके लिए फिर आप माइनस का फॉर्मूला ले आते हैं कि यार इसको निकालो। ठीक, ये इख्तियार पाकिस्तान के आइन ने, जिस बुनियाद पे ये आइन खड़ा है कि हुक्मरानी अल्लाह की होगी और खुदाए बुजुर्गो बरतर के बाद ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के पास है कि वो किसको अपना हुक्मरान बनाते हैं। ये क्यों आप इख्तियार उन्हें एक्सरसाइज करने नहीं देना चाहते? ठीक है, तो आपका ख्याल है अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं? अदालतें पाकिस्तान की पूरी तारीख में हमेशा इस्तेमाल हुई हैं। कौन सा ऐसा पीरियड था जिसमें नहीं इस्तेमाल हुई? नहीं, साइफर का केस तो ठीक है, जानवर है ना सर। देखो, कहते हैं साइफर का केस तो जानवर है ना सर। खान साहब को क्या जरूरत थी कि वो साइफर दिखाते रहते, फिर उसके बाद वो उसकी कॉपी निकाल के अमेरिका चली गई, कॉपी गुम हो गई, क्या जरूरत थी उनको ये करने की? देखिए, साइफर वाले मामले में ये केस के अंदर इस हवाले से थोड़ी जान तो बनती है कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था कि जिसको लीक नहीं करना चाहिए था। उसकी गुफ्तगू को बतौर वजीर आजम जो उनके इल्म में आई वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिस की तो थी, लेकिन हम ये जानते हैं चौधरी साहब कि ये सारी चीजें उस वक्त बाहर आ जाती हैं जब आप एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं रहते। ठीक, जब आप उनकी गुड बुक्स में होते हैं तो आपके ऊपर 100 मुकदमे भी हो, ठीक, तो आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। अगर आप उनकी मंजूर नजर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप, या जाते हैं, तो अगर आपका जो मर्जी है पस मंजर हो, आपको ड्राई क्लीन तस्वुर किया जाएगा। और ये इमरान खान साहब भी इसके बेनिफिशियरी हैं, ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब इसके बेनिफिशियरी नहीं रहे। बड़ी मशीन लगा दी गई। जी हाँ, और 2018 के जो इलेक्शन थे वो हमारी तमाम एस्टैब्लिशमेंट ने यकजान और यककल्ब होकर इमरान खान साहब को इलेक्शन जिताने की कोशिश की। ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है। RTS को बिठाया, जो सारा कुछ किया उनको वजीर आजम बनाने के लिए। तो ये जो सारा हमारा कहना, तो मेरा कहना तो चौधरी साहब ये है कि ये 75 साल के सारे आजमूदा फार्मूले, हम ये हुक्मरान तबके की जो आपस की लड़ाई है इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जानिब हमारी तवज्जो नहीं है। उनकी जिंदगियों का क्या बन रहा है, वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सक रहे हैं, नहीं पढ़ा सक रहे, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो अपने घर का किचन चला सक रहे, नहीं चला सक रहे, वो अपने बिल दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, मुल्क तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा, खुशहाली है, नहीं है, इंसाफ है, नहीं है। ये हमारी तो प्रायोरिटीज ही नहीं है। जाहिर हुक्मरान तबका जो है वो बस आपस में दस्तो गिरबान है, इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है। आज इसके पास है तो कल उसके पास, हर कोई बैसाखियां तलाश करने की तगदौ में लगा हुआ है। आज इनको भी डील मिल जाए, ये भी फौरन डील ले लेंगे, वो डील करके आ रहे हैं लंदन से।
तो ये क्या तमाशा है? आपकी पुरानी पार्टी भी उसी लाइन में है, वो जी बिल्कुल वो कहते हैं डील हो जाए, उनकी हो नहीं रही। जैसे ये फरमाइएगा, ये जो एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की लैंडिंग से पहले उन्हें इमरान खान साहब की दूसरी बार डिस्क्वालिफिकेशन का तोहफा दिया जाता है, ये क्यों? ये परसेप्शन नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुख्तदर हल्के और तबके हैं और जो डील है इमरान खान को अंदर करने और उसको डिस्क्वालीफाई करने की, वो नवाज शरीफ साहब की पहले से तयशुदा है। चूँकि नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरी राय है कि वो कभी लीडर नहीं रहा, वो हमेशा डीलर रहा है। एक बात मैं वाजे कर दूं, हमारी ना किसी से डील है, ना हम चाहते हैं, ना हमारा मकसद है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है। ये वक्त ना आ जाए कि आपको उनके साथ बैठना पड़ जाए। सर हम बैठेंगे, जमहूरी ताकतों को बैठना चाहिए इकट्ठे, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुल्क के मफाद के लिए बैठना चाहिए। अवाम का आज भी मोस्ट पॉपुलर लीडर जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है, मुझे उससे इख्तलाफ भी है, उनके बकौल भी आज 70% पॉपुलरिटी इमरान खान और पीटीआई की है। एक 70% पॉपुलर आदमी को अगर आपने कॉर्नर किया, इस मुल्क का आपका अंजाम आपने 70s में क्या देखा? आपने 161 सीटों वाले को इक़्तिदार नहीं दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो मुल्क का क्या बना? आपको आज भी होश के नाखून लेने चाहिए। जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, मुझे 2-3 बातें मैंने करना चाहूँगा। साइफर का केस बनाना गुलामी की बदतरीन मिसाल है। एक शख्स जिसने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप कहते हो वो मुल्ज़िम है। और जिन्होंने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और उस वक्त गुलामी का तौक़ कबूल किया, उसको कहते हो वो मुद्दाई और मुनसिफ बन गए हैं। फिर हम आगे आते हैं, इमरान खान की जेर सरपरस्ती ये कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इट शुड बी डीक्लासिफाइड, ये एडमिटेड फैक्ट है। अब डीक्लासिफाई होने के बाद, उसके बावजूद भी ये पब्लिश नहीं हुआ आज तक, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर हुआ ना इंटरसेप्ट में। मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, जो मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ ना उस पर। मैं उस पर मैं जरा इसलिए आपसे 1 मिनट लिया है। डीक्लासिफाई होने के बाद पाकिस्तान में पब्लिश नहीं हुआ, अगर हो भी जाए तो ये जुर्म नहीं है। जुर्म बनने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी और क्लासिफाइड होना जरूरी है। ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का इतलाक ही नहीं होता। हम आगे आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 मरतबा ये रखा गया। पहले इमरान खान की जेर सरपरस्ती और कहा गया कि प्रोटेस्ट करें, डिमार्च करें यूएस एम्बेसडर को। तो अगर वो नहीं थी वो कंटेंट्स जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, तो आपने प्रोटेस्ट किस बात का किया? तो इसका मतलब हुआ जब दूसरी मरतबा नहीं समझा पा रहे, क्यों नहीं उनको कायल कर पा रहे, उनको नहीं पता कि आइन क्या है, कानून क्या है। हर अदालत में अभी आधा मिनट मेरा अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, मैं उसका भी जवाब देता हूं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब दूसरा इजलास हुआ, शहबाज शरीफ की जेर क़यादत असद मजीद को बुलाया गया। आप बताएं कि ये जो आपने कंटेंट्स लिखे हैं ये दुरुस्त हैं? उसने कहा यस दुरुस्त हैं। पिछले मिनट्स को कंफर्म किया गया। फिर इमरान खान ने अपना कमीशन बनाया कि इसके वो जो साजिशी किरदार उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मुदाखलत तो एडमिटेड हो गई, उसको डिग आउट किया जाए। जनरल रिटायर्ड तारिक वापस हो गया, उसने कहा माजरत कर लिया, नहीं करता। फिर इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर कमीशन बनाए, नहीं हुआ। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि बिल्कुल उसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है, हम इस पे हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। केस ये नहीं है, सुन लेना थोड़ा सा, मैं आपके केस की तरफ सीक्रेट एक्ट का है सर, मैं उस पे आ रहा हूँ। आपने उसको लीक नहीं करना था, आपने जल्सों में ला रहा हूं। अब उसके ऊपर ना कमीशन बना, ना उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्यों कि ये साजिशी किरदार उसमें अंदर मुलव्वस थे। अब उसके अंदर क्या हुआ, मुझे बताएं कि क्या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है, कैबिनेट ने फैसला करना है, या एफआईए का ऑफिशियल ने फैसला करना है कि नहीं जनाब ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ? ये अवाम को मुंतखब नुमाइंदों ने फैसला करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, और फॉरेन पॉलिसी बनाना उन्होंने है। अगर आपके मुल्क को मुझे बताएं थ्रेट हो एक्सटर्नल या इंटरनल, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है या एक ऑफिशियल कहेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप बंद करें, साइड पे फेंक दें? और एक बात कह चुके हैं कि अमेरिका से मुझे कोई थ्रेट नहीं थी, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं, हम अब आगे निकल गए हैं। उन्होंने भी कहा कि ये साजिश उधर से नहीं इधर से उधर गई थी, वो सब कुछ हो चुका है। अब तो साइफर के कंटेंट्स आने के बाद में जो आपके सवाल किया ना इंटरसेप्ट का, उसने सोर्स किसका बताया? किसका? रावलपिंडी का बताया। तो नंबर 1 सुन लेना, वो बल्कि सुन लेना, मुझे मेरी बात सिर्फ कंप्लीट कर लें। वो कहते हैं शहबाज गिल साहब साथ ले गए। सुन लें, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उनके जमाने में आया ये,
उनकी हुकूमत पाकिस्तान ने, आज भी हुकूमत पाकिस्तान का चांस है, इंटरसेप्ट पे मुकदमा किया? आप बताएं, आपने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, इतने मोतबर इदारे पे इल्जाम लगाया है, या हुकूमत पाकिस्तान के किसी ऑफिसर पे इल्जाम लगाया? आज भी ये मुकदमा करें और ये साबित करें कि जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सोर्स बताया दैट इज रॉन्ग। जब तक ये मुकदमा ना करें, मुझे बताएं कि इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी एडमिटेड। अच्छा साहब, इशू ये है कि एक परसेप्शन नहीं बल्कि हिस्ट्री का ये हिस्सा भी है कि जो सियासतदान आपको पसंद आता है, आप उसकी सारी गलतियां, कोताहियां, जुर्म सब कुछ माफ कर देते हैं, और जो आपकी पसंद की फहरिस्त से बाहर निकल जाता है उसको जेलों के अंदर, अदालतों के अंदर घसीटा जाता है। और खान साहब इस वक्त इसकी एक बुरी मिसाल है, एक खौफनाक मिसाल है। और अब एक परसेप्शन ये भी डेवलप हो रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? सर, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सिलसिला बंद करने का जो सारा सिलसिला है कैसे होगा, ये सब सियासतदान बैठे और बैठ के इस चीज को तय करेंगे। ये सिलसिले जो हैं, ये इसके ऊपर जब सबसे पहले काम हुआ था वो हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। अगर वो सिलसिले आगे चलते रहते, उसके ऊपर फेथफुल कंप्लायंस होती, तो ये सारे मामला ना होते। ये जो साइफर वाला मामला है, ये ऐसा नहीं है, ना इसको पॉलिटिकली लड़ना चाहिए किसी को भी। ये एक अदालती केस है, ये कमीशंस के जरिए इसके फैसले नहीं होते, ना ये पार्लियामेंट में इसके फैसले होते हैं, ना ये किसी कमेटी में होते हैं। ये फैसला अब चूंकि केस बन चुका है, इसको सीरियसली कोर्ट के अंदर लड़ना चाहिए। और बात छोटी और सिंपल है कि आप अपनी जेब से निकाल के एक लहराते हैं जलसे में, कहते हैं ये वो साइफर है, आप कहते हैं कि ये वो कागज नहीं था। आपने झूठ कब बोला? जलसे में झूठ बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं मरासला, फिर वो कहते हैं ओरिजिनल नहीं था। तो यही तो बात है। तो वहां पे आप आवाम के सामने क्या झूठ नहीं बोल रहे? आप क्या हर किसी को चक्कर नहीं दे रहे? तो ये चक्कर देना ये तो जुर्म बन जाता है, और ये जराइम जो है ये नहीं उठनी चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं और जो एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए जाते हैं, इनका खत्म होना चाहिए। जो ओरिजिनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर ये 62-63 की ये चीजें नहीं थी, और ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैं मुस्तफा खोखर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, कसौटी और किसी को क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाई करने का इख्तियार अवाम को है। तो प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा एसए साहब, ये जो एक परसेप्शन सर डेवलप हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कामयाब करने के लिए उन्हें एक तोहफा दिया जा रहा है इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर ये परसेप्शन दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा फिर वही खेल शुरू हो गया, म्यूजिकल चेयर होगी। तो इस बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्या कमाल कर लेंगे सर हुकूमत में आकर? कि जो भी इस हुकूमत में आएगा उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। बहुत साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी फरमाइए सर। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी फरमाइए सर। जी फरमाइए सर। सर आपको सवाल समझ आया नहीं आया? ठीक है, अच्छे साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। मुस्तफा साहब ये फरमाइएगा, आपने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें जो मेन आपके साथी थे शाहिद खान अब्बासी साहब, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी होगी, अब वो जलसे की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल है आप अकेले रह गए सारे इस काम में। मेरी अभी शाहिद खान अब्बासी साहब से बात नहीं हुई। तो मैंने उनके सामने जो तजवीज़ रखी थी, मौक़िफ़ रखा था, बल्कि बड़ा भरपूर तरीके से मुकदमा लड़ा था, वो ये था कि इस वक्त एक गुंजाइश मौजूद है। ठीक, आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, शोएब साहब ने भी किया। तो साहब मैं ये हूं कि इमरान खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी नहीं है, उनके साथ अवाम की हमदर्दी और उनका मजलूमियत का बयानिया मकबूल है। ठीक, उनकी आप हुकूमत के अंदर जरा प्रोग्रेस चेक कीजिए। एक और नौकरी की उन्होंने बात की थी, 50 लाख घरों का उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा था मैं कर्जे नहीं लूंगा, लोगों को मेरिट पे अपॉइंट करूंगा, और दिया तोहफा उन्होंने बुजदार साहब का और महमूद खान साहब का। इश्यूज के ऊपर तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही, अवाम के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। आज बिलाशुबा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब की जमात को ठीक ठाक वोट मिलेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, अक्सरियत मिलेगी। पीटीआई कह रही है 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। 2/3 तो खैर डिबेटेबल बात है, लेकिन पॉपुलर तो लेकिन अब गुजारिश ये कि अवाम के इश्यूज के ऊपर क्या गुफ्तगू है।
पाकिस्तान की तारीख में कोई एक वजीर आजम ऐसा नहीं है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। ठीक, जो भी हुकूमत से निकलता है वो अपनी मजलूमियत का बयानिया लेके अवाम के पास चला जाता है और फिर अवाम उसके साथ खड़े होते हैं कि हाँ इसका हक था, इसको गलत निकाला गया, अवाम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर अवाम के इश्यूज के ऊपर कौन दोबारा गया लोगों के पास? ठीक, लोगों को कब आपने ये फैसला करने का मौका दिया कि हाँ इसकी हुकूमत के अंदर प्रोग्रेस ठीक थी या नहीं थी? अगर इमरान खान साहब की हुकूमत चलती रहती या अगर जो इत्तेहादी थे जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की, मेरा यह मौकफ था कि इन्हें फॉरेन इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। अगर फॉरेन इलेक्शंस में चले जाते तो उस वक्त भी इनको ये मजलूमियत का बयानिया इनके उनको टेल विंड्स ना देता और आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो हमें इस सियासत का जो बिगाड़ है, जो चेहरा मस्क हो चुका है, ठीक, उसको भी तो ठीक करना है। तो आप अपनी सियासी जमात अब भी बना रहे हैं आप? शाहिद खाकान साहब देखते हैं, उन्हीं का स्टैचर है, उन्हीं की वो सियासी कद काट है। मेरा तो इतना नहीं है कि मैं खुद इस रास्ते पे चल पड़ूं, अगर होता तो मैं चल पड़ता वैसे। ठीक है, लेकिन शाहिद खाकान साहब आपके साथ बेवफाई तो नहीं कर गए वो कहीं? नहीं, ये तो सियासत है। सियासत के अंदर सियासत में बेवफाई जायज है। सियासत के अंदर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी चाहिए। वो कहीं ऐसा तो नहीं वो कह रहे हैं कि आपको खड़ा करने? मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। और वो खुद इस बात को समझते हैं कि जो सियासी पार्टियों का फेलियर है, वो कई दफा इसका बात का खुद इजहार कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल उनकी जमात नून लीग एक पॉलिटिकल फेलियर का मुजाहरा करी। जो 16 महीने गुजरे हुकूमत में वो किसी तरीके से भी जस्टिफाइबल नहीं है। कल का जलसा देखें जो पतली गली के अंदर किया गया, वो किस तरह क्या लाहौर के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जलसे हैं, हाँ, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि उनके अवाम के अंदर कितनी मकबूलियत है। तो वो तो इन चीजों की निशानदेही करते रहे और ये बात भी समझते हैं कि एक सियासी जमात की गुंजाइश इन सियासी जमातों के फेलियर की वजह से पैदा हो गई है। ठीक है, तो ये इस बात से एग्री तो वो है। अभी देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका मौकफ है। अच्छा, वैसे इस सारे इशू के अंदर अब सूरत हाल है कि अगर आप एक सियासी जमात बना भी लें, अब फर्ज करें आप बना भी लें, तब भी आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी तो जमात अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। रजिस्टर्ड नहीं हुई, फिर उसने जाहिर है उसको कोई निशान नहीं मिलेगा, इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? देखें, ये तो टेक्निकल मामलात हैं। किसी भी वक्त आप जब तक इलेक्शन का शेड्यूल ना आया हो, उससे पहले आप इलेक्शन कमीशन के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि बंदी तो नहीं है उस पर। ये आईनी हक है, कानूनी हक है। और लेकिन इंतखाबी निशान तो लाट हो चुके हैं ना सब सारी पार्टी। तो इंतखाबी निशान जो अभी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, उसके अंदर और मजीद निशानों की फहरिस्त मौजूद है, उसके अंदर से कुछ चांसेस किया जा सकता है। तो एक गुंजाइश मौजूद है। पहले कंसेप्चुअली तो क्लियर हो। बिल्कुल ठीक। जब आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे तो फिर अगला कदम उठाएंगे। अच्छा शोर साहब, ये आप सुलह क्यों नहीं करते जी? वैसे सियासत के अंदर जैसे देखिए मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बड़ी क्लियर बात है, वो कहते हैं जी मिल मिला के चलना चाहिए और अगर आपके पास स्पेस भी होनी चाहिए, कोई जा रहा है जाना चला जाए, कोई आ रहा है आ जाए, तो आप इन सियासी जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते? आप स्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग क्यों नहीं करते ताकि मसले खत्म हो? देखिए, मैंने तो 10 दफा ये बात सारे टीवी चैनल्स पे भी की, सब दोस्तों को भी कहा। देखें, इस वक्त मुल्क के मसाइल का हल क्या है? क्या इस लड़ाई झगड़े जो आपने फरमाया है ये हमारे मुल्क का मसाइल का हल है? क्या इस मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में आने वाली जो हुकूमत है वो इन मुल्क के मसाइल का हल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर वक्त से पहले आपने इलेक्शन को ही मुतनाज़ा कर दिया, आपने एक पार्टी को हर हाल में जो मकबूल तरीन पार्टी है उसको कबूलियत की शर्त रख दी गई है, और वो कबूलियत की शर्त ये है कि जनाब पीटीआई और इमरान खान के अलावा सब कुछ काबिल कबूल है। ये कहा जा रहा है वैसे, मतलब ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन है, ये जो बाजार जो सिचुएशन है वो यही है। मुझे बताएं, आज सारे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जलसे करने की इजाजत है। हुआ ना हमारा क्रक में, तो पीटीआई सीधी गोलियां मारी, हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी। किसने? रेंजर्स ने और पुलिस ने वहां, और उसके लिए मुकदमात के लिए भी हम गए हुए हैं। मुझे बताएं, अगर आपके अच्छा हमारे लीडरों को उठाया गया है, आज भी सदाकत अब्बासी किधर है? हमें तो वो जो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, फील्ड नहीं मिल रहा। शेख रशीद के साथ उसके साथ जो उठाए गए थे वो बंदे वापस आ गए, कल एक बंदा आया है उनमें से, उनका कोई पता नहीं, फरूख हबीब का अभी तक कोई पता नहीं, और उस्मान डार का कोई पता नहीं। भाई, अगर आप इस तरीके से 15-15 दफा आप पर्चे मानते होने के बावजूद भी अगर बंदों को आप उठा लेंगे, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? क्या इस अंदाज और इस हालत में हम इलेक्शन में जा सकते हैं? हम तो आज भी दावत देते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए, आए 1 पॉइंट एजेंडा पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल बनाएं। बुला रहे हैं और कौन बैठेगा उनके साथ, ये भी एक सवाल है।
बात यह है कि हम सब बैठने को तैयार हैं, लेकिन हमें कम से कम ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खान साहब भी बैठने को तैयार हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले आज भी इनकार कर रहे हैं सर, कहीं इनके साथ नहीं। सुन लें, मैं अर्ज करता हूँ, किसी के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं। खान साहब से मेरी अपनी बात हुई है। खान साहब ने कहा मुझे बताएं कि जिस वक्त मैंने असेंबली डिसॉल्व करनी थी उससे पहले मैंने दावत दी कि आप आए। आपने ये कहा था, आपके तमाम पार्टीज ने कहा था आप 2 असेंबली डिसॉल्व करें, हम आपको इलेक्शन देते हैं। आए, मैं फलां तारीख को 1 महीने बाद डिसॉल्व करूंगा। आए, इन्होंने क्या ड्रामा किया। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद भी 10 दफा कहा। वो किधर गई 8 अक्टूबर की तारीख? एक हम सुना करते थे 6 महीने हमारे कान पक गए, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, वो भी खत्म हो गए। बात यह है कि आज भी हम 1 पॉइंट एजेंडा पे बैठने को तैयार हैं। आए, इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर हो, हर किसी को मौका दें, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए इस मुल्क के मसाइल का हल निकाले। अच्छा साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके अंदर तब्दीली कैसे आ गई सर? वो पहले तो ये कह रहे थे कि 4 लोग जिम्मेदार हैं, अब वो कह रहे हैं मैंने अपना मसला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया है, और अब वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मियां साहब को दबा लिया गया है, समझा लिया गया है, हुआ क्या सर वहां पे? नहीं, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ चेंज होते रहते, वो कोई यू टर्न नहीं लेते। उनमें ही इज बीन कंसिस्टेंट। वो हमेशा यही बात करते आए हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। वो यही बात करते आए हैं कि इस मुल्क और कौम के अंदर तरक्की का एक ही तरीका है कि सब मिलजुल के काम करें। और आप देखें कि वो हर वक्त उनका जो उनका स्टांस होता रहा है वो मुफाहमत का ही स्टांस रहा है। और उन्होंने तरक्की की तरफ ही तवज्जो दी, बजाय इसके कि वो कंटेनर्स पे खड़े होके रेड लाइंस की बात करें और कहें कि अगर मुझे पकड़ा गया तो फिर आप लोग जो है बाहर निकल आए। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये मेरा नहीं ख्याल। और पहले भी आपने देखा कि के साथ 2 दफा ये सिलसिले हो चुके हैं और उन्होंने कोई मुंतकामाना कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा साहब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शुएब साहब ये फरमाइए, आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब आप चाहते क्या है? बेसिकली आपकी तो जाहिर उनके साथ रेगुलर मुलाकातें होती रहती, डिजायर क्या है उनके? ओनली 1 पॉइंट कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को जो इन लोगों ने तबाही के दलदल में फेंक दिया है, इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, किसको फ्री कहेंगे, किसको फेयर कहेंगे, किसको इलेक्शन कहेंगे आप? वो पब्लिक आप खुद बता देंगे। नहीं, अगर आप नहीं बता देगा, अगर आप नहीं जीते फिर ना जीते, कराएं इलेक्शन फ्री एंड फेयर। जनवरी पब्लिक में सामने सब कुछ नजर। जनवरी का भी तो अब ड्रामा शुरू हो गया ना। आ गए हैं नवाज अपना फजल रहमान साहब आ गए हैं। फजल रहमान साहब का स्टार्ट हो गया, शायद खकान अब्बासी ने भी उसके साथ मिला ली। आप इंतजार करें उस दिन जिस दिन बाप पार्टी और जिस दिन MQM उसके ऊपर मजीद उसके ऊपर बात करेगी। इलेक्शन नहीं हो रहा है। हमारा तो मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन कराए ना। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हम तो उससे पहले भी 2 दफा हमारे हक में फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हवा में तहलील कर दिया गया। देखें, हम ये कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाएं, अब आप इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है, आपकी इकोनॉमी एट स्टेक है, आपकी इक्तिसादियात एट स्टेक है। लोग जिस हालत में आज पहुंच चुके हैं उन काबिल बर्दाश्त से आगे चला गया है। और इस तरह के मुतनाज़ा अगर आपने फिर इलेक्शन करा दिए, जो आज आपने माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो ये मुल्क को मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएगा। वो हल नहीं कर पाएगा। और अगर हल चाहते हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, 25 करोड़ अवाम पे रहम करें। अवाम को फैसला करने दें। वो हमें नहीं चाहते, हम नहीं आएंगे। वो चाहते हैं आप पूरी दुनिया के सामने आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल। आज इलेक्शन का माहौल है। आप मुझे बताएं, जबर और खौफ की इस फिजा में क्या इलेक्शन होगा? इस जबर और खौफ की फिजा में जो PTI को क्रश करने के लिए आपने तमाम एजेंसियों को, तमाम पुलिस को और हर इदारे को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या ये तरीकाकार है? इससे पहले आप 3.5 साल यही काम करते। मुझे नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। मुझे ये बताएं, अगर एक गलती माजी में किसी ने भी की, मैं अपनी बात नहीं करता, इतनी बड़ी गलती नहीं, अब इसको दोहराते रहेंगे। क्या दोहराते रहेंगे बार बार? तो पहली बात करना कि गलती हुई हमसे तो नहीं आगे जाना चाहते। जिन्होंने की है, जिसने किया है, माजी में किया या आज किया है, हम कहते हैं उसका एहतसाब करो, पब्लिकली करो। फैजाबाद धरना केस में मैंने क्या कहा है? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे है जैसे कोई बंदा चोरी करे, चोरी करके पूरी फंड किसी को दे जाए, वो उससे अय्याशी करता रहे, उसको खाता पीता रहे, और जब उससे पूछा जाए ये क्या किया, उन्हें कहा जुर्म फड़ो। चलो साहब, मैंने कहा है
मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में खड़े होकर। मैंने कहा वी वांट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस जजमेंट, इसलिए कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स आपने तय किए हैं वो प्रिंसिपल्स की वायलेशन आज जो जारी हो सारी है, उस वक्त तो शायद ये हालात ना हो जो आपने उस वक्त में लिखा हुआ है। जो आज के हालात है वो आंखों के सामने है आपके, वो भी 100 वोटर नोटिस था, उसी की एग्जीक्यूशन कर दें। हमारा मुल्क की जो तारीख है, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं होते तो फिर, और अगर हो जाते हैं तो फिर। आज मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट आई है अखबारात में छपी है, कल उन्होंने दी, इकोनॉमी कहते हैं फर्स्ट, उन्होंने कहा इलेक्शन मैशत पहले और इलेक्शन बाद में। बड़ा दुख हुआ उनकी ये स्टेटमेंट देख के। मौलाना साहब MRD तहरीक का हिस्सा रहे, मौलाना साहब ने बड़ा अरसा जेल में भी गुजारा, मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहे, और अब आके उनका ये मौकफ लेना, ये किसी भी तौर पे किसी जमहूरी पार्टी को एटलीस्ट, और जो बैकग्राउंड पस मंजर मौलाना साहब का उनकी जमात का एक रहा है, उनको जेब नहीं देता था। यही तो वजह है चौधरी साहब कि ये तमाम जो जमातें हैं, दिन की रोशनी में इनकी गुफ्तगू और है, और रात के अंधेरे में इनकी गुफ्तगू और बदकिस्मती है। जमहूरियत का ये हमारे सामने ढोंग पीटते हैं, और फिर अब हम किस तरह इस बात को तस्लीम करें। पंजाब के अंदर इलेक्शंस डिले हुए, 90 डेज का रूल वायलेट हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, वफाक में हो गया, और ये जमातें उस साजिश में शामिल थी इलेक्शंस को डिले करने की। अब भी अगर इलेक्शंस को डिले कर रही हैं तो इस वजह से कर रही हैं कि इनको ये अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकते, और कि हमारा जो एक हरीफ है वो उसकी कोई मकबूलियत में कमी आए तो हम इलेक्शंस में जाएं। अब ना वो होगा ना वो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडेफिनेटली इलेक्शंस डिले रहेंगे। आपने मुल्क का निजाम भी चलाना है, अवाम को फैसला करने दें। और फिर ये ठीक शोएब साहब ने कहा कि देखिए इनके जो और कई साथी हैं, सदाकत अब्बासी साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, उस्मान डार, फारूक हबीब, क्या सियासत में हम नया ट्रेंड डाल रहे हैं, नए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि सियासतदान मिसिंग हो जाए, वो भी मिसिंग पर्सन्स में तब्दील हो जाए। ये गैर मुनासिब रवैया है। वक्त खत्म हो गया है। खसद मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात से, शहीन साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि सियासी वर्कर्स को गुम नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है तो आपको चाहिए कि उन्हें अदालत में पेश करें और उन्हें अपने मुकदमात फेस करने की बाकायदा इजाज़त होनी चाहिए। मैं फ़ारूक हबीब साहब का नाम लेता हूँ, मैं उसके साथ साथ अब्बासी साहब का नाम ले रहा हूँ, फिर मैं शेख रशीद साहब का नाम ले रहा हूँ, और फिर उस्मान डार साहब का नाम ले रहा हूँ। ये सब वो लोग हैं जो पोलिटिकल वर्कर हैं, इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।